स्ट्रेंज सी गेम थी यार। मतलब दोनों टीमें अपने हाथ पैर चला रही हैं ऑफ द फील्ड। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है दोनों टीम्स के पास। खूब पैसा फूका जा रहा है, चड्डी की तरह मैनेजर बदले जा रहे हैं, लेकिन दोनों टीम का ऑफ द फील्ड स्ट्रगल चला हुआ है। और वही चीज ऑन द फील्ड भी रिफ्लेक्ट होती है। इस मैच में दोनों टीम के पास मैच को डोमिनेट करने की, प्ले को डिक्टेट करने की, प्ले को कंट्रोल करने की क्वालिटी नहीं थी। यानी कि दोनों टीमों में स्ट्रगल चला हुआ है अपना राइट बैलेंस फाइंड करने में, अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 फिगर आउट करने में कि क्या है क्या होगा। यूनाइटेड नया मैनेजर लेके आ रहा है, चेल्सी नया मैनेजर लेके आ चुका है। हालांकि चेल्सी में मैं इतना बोलूंगा कि काफी हद तक क्लियरिटी है, काफी हद तक एंजो मैरेस्का चीजों को स्टेबलाइज कर रहा है। एक पॉजिटिव ग्राफ पे फाइनली चेल्सी ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यूनाइटेड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ओवरऑल पिक्चर में जितने मैच भी ये दोनों क्लब हैं वो अपने बेस्ट के आसपास भी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दैट्स द ट्रूथ अबाउट इट। अब मैच में भी दोनों टीमों ने कटिंग एज लैक किया। देख के नहीं लगा कि कोई भी टीम डिजर्विंग विनर है या जीतना डिजर्व करती है, या ये टीम गेम को किल करना जानती है, या इस टीम के पास इतने हथियार हैं ये गेम को खत्म कर देगी, ये अपोनेंट को कुचल देगी। समझ रहे? एक रस्सी की खींचतान हो रही थी, कभी एक तरफ खींचा जा रहा है, कभी दूसरी तरफ खींचा जा रहा। पूरी पावर या मसल किसी टीम में नहीं है कि वो मैच को किल कर सके, 3 पॉइंट छीन सके, आगे बढ़ सके। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मैच एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी फुटबॉल क्लब इन दिस मोमेंट। टैक्टिकली मैं एंजो मैरेस्का से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। इट वाज 3 एट द बैक, रिस जेम्स अपने सेंटर बैक को सपोर्ट कर रहा था, फिर मालो गुस्तो राइट बैक पोजीशन से वाज इन्वर्टिंग इनटू द मिडफील्ड, और कोई नंबर 6 की तरह इन्वर्ट नहीं कर रहा था। ही वाज इन्वर्टिंग इनटू द मिडफील्ड एज अ नंबर 8 एडवांस रोल इन द राइट हाफ स्पेस। और फिर जो मिडफील्ड का कॉम्बो है जो मैरेस्का खिला रहा है, काइसेडो एंड रोमियो लाविया, आई थिंक ये दोनों एक प्रॉपर नंबर 6 है। एक ऐसा नंबर 6 का कॉम्बो है जो मेरे अकॉर्डिंग एंजो मैरेस्का जो खिलाना चाह रहा है उसको सूट करता है। कि भाई फिजिकलिटी चाहिए मिडल ऑफ द पिच में, मुझे डुअल विनिंग एबिलिटी वाले मिडफील्डर चाहिए, मुझे चढ़ के खेलने वाले, बॉल छीनने वाले, गेम को डिसरप्ट या चलाने वाले मिडफील्डर चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं एंजो फर्नांडिस साइड में है। लाविया और काइसेडो का डबल पिवोट है मेरे हिसाब से। लुक एट काइसेडो मैन, ही इज एब्सोल्यूट फकिंग इंजन। देखो मिडफील्ड बहुत क्रिटिकल होती है, और मुझे लगता है इस एंजो मैरेस्का की टीम का सबसे क्रिटिकल प्लेयर अगर मुझसे आप पूछो ना, मुझे काइसेडो लगता है इस टाइम पे। ही विंस द बॉल फॉर यू इन द मिडल, इट डिसरप्ट अपोनेंट्स मूव। कितने अपोनेंट के काउंटर मूव को किल करने की हिम्मत रखता है, क्वालिटी रखता है काइसेडो। इज अ बॉल कैरियर एट टाइम। मतलब मुझे दिख रहा है कि इस टीम में काइसेडो किस मशीन लेवल की, बीस्ट लेवल की परफॉर्मेंस पुटअप कर सकता है और कर रहा है। सो आई थिंक काइसेडो इज वेरी क्रिटिकल प्लेयर। फिर आप कोल पाल्मर को बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 खिला रहे हो, लेकिन कोल पाल्मर 1-2 मैच से काफी ड्रॉप डीप कर रहा है एट टाइम्स, सिंपली बिकॉज एंजो मैरेस्का को लगता है कि कोल पाल्मर अगर ड्रॉप डीप करेगा इनटू द मिडफील्ड, बिकॉज तुम एज अपोनेंट कोल पाल्मर को फिर खाली नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें एज अपोनेंट कोल पाल्मर को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, फिर कोल पाल्मर अपोनेंट के प्लेयर को ड्रैग डाउन करेगा मिडिल में, फिर फिंगर की विड्थ के साथ स्पेस खुलेगा, फिर राइट पे मदुएके हो, लेफ्ट पे नेटो हो, या आप फ्रंट जैक्सन हो। यानी कि कोल पाल्मर को ड्रॉप डीप करके प्लेयर को ड्रैग करा के स्पेस खुलाना, ये एक स्ट्रेटजी। और दूसरी स्ट्रेटजी है कि कोल पाल्मर डीप से भी थ्रो बॉल निकाल के, लाइन ब्रेकिंग बॉल निकाल के प्ले को ओपन अप कर सकता है, विंगर को प्ले ऑन कर सकता है, नेटो को प्ले ऑन कर सकता है, मेदुएके को प्ले ऑन कर सकता है विद द पेस, अग्रेसिव डायरेक्टनेस, जो कि एंजो मैरेस्का अपने विंगर से चाहता है। और मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं इस मैच में चेल्सी की ये स्ट्रेटजी थी और ये स्ट्रेटजी काम नहीं की, बिकॉज कोल पाल्मर मिडल ऑफ द पिच में ये गेम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। दैट्स द ट्रूथ। पेड्रो नेटो की पेस, बहुत बार विड्थ के साथ प्ले को होल्ड करना या प्ले ऑन करना, उस लेवल का फायदा तुम विंगर के थ्रू नहीं उठा पाए। अल्टीमेटली ना तुम्हारे विंगर विड्थ से मैच को इन्फ्लुएंस कर पाए, ना कोल पाल्मर मिडिल ऑफ द पिच से मैच को इन्फ्लुएंस कर पाया। काइसेडो और लाविया ने काफी हद तक मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड उगारते और कैसिमिरो को आउट प्ले किया, और काफी हद तक चेल्सी को
चांसेस क्रिएट करने के लिए बॉल दिया, बट ऑब्वियसली फाइनल थर्ड में वो स्लॉपी प्ले फ्रॉम द बोथ टीम्स, इट वाज रस्टी प्ले फ्रॉम द बोथ टीम। यूनाइटेड फाइनल थर्ड में क्लिनिकल था या क्रिएटिव था या डिसाइसिव था, ना चेल्सी फाइनल थर्ड में क्रिएटिव थी, क्लिनिकल थी, डिसाइसिव थी। और फिर गेम में ऐसे मूवमेंट होते हैं जहां पे बस तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस गेम। अगर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फॉर यूनाइटेड इट वाज आल्सो 3 एट द बैक। अब राइट बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर रहा था डियागो डैलो, फिर ऑब्वियसली मिडफील्ड में कैसिमीरो और उगार्ते का डबल पिवोट जो मुझे लगता है काइसेडो के सामने फीका पड़ के रह गया। फिर विंगर के साथ रैशफोर्ड ने काफी ज्यादा दिक्कत देने की कोशिश की, गर्नाचो उतना इंफ्लुएंस प्ले को नहीं कर पाया। हॉयलैंड को देख के लगता है कि यार बंदा जान मार रहा है, बंदा कोशिश कर रहा है, बट क्या रासमस हॉयलैंड एक यूनाइटेड की क्लब की लेवल का स्ट्राइकर है? क्या वो एक टॉप टीम का स्ट्राइकर की लेवल पे है? हॉयलैंड आंसर है नहीं। क्या रैशफोर्ड उस लेवल पे 90 मिनट खेलता है? या क्या रैशफोर्ड पूरा सीजन उस कंसिस्टेंसी से खेलता है जो तुम बोल सकते हो कि भाई ये किसी टॉप क्लब का विंगर है, भाई ये बार्सा का विंगर है, ये रियल मैड्रिड का विंगर है, ये बायर्न या मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल आर्सेनल का विंगर है, भाई इसकी क्वालिटी है पूरा सीजन? नो नो नो, रैशफोर्ड किसी भी टॉप टीम का विंगर नहीं लगता है। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? फिर कहां से कंसिस्टेंसी आएगी मेरे भाई, कहां से? मटियास de Ligt, लिसांड्रो मार्टिनेज, इतनी बैंग एवरेज सेंटर बैक पेयरिंग, इतनी बैंग एवरेज बिल्डअप, इतनी बैंग एवरेज फीड पे एबिलिटी, इतनी बैंग एवरेज डिफेंडिंग, किसी भी एंगल से ये मुझे वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक पेयरिंग अब भी तो नहीं लगती। अमोरिम आके कुछ चमत्कार कर दे, कुछ हो जाए तो अलग बात है भाई, कि उसके आने से प्लेयर की लेवल में इंप्रूव हो जाए ऑल ऑफ सडन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सेम भी डियागो डैलो, क्या डियागो डैलो सिटी की टीम में स्टार्ट करेगा? क्या डियागो डैलो रियल मैड्रिड की, बार्सा की, बायर्न की टीम में स्टार्ट करेगा? लिवरपूल की टीम में स्टार्ट करेगा? आर्सेनल की टीम में स्टार्ट करेगा? आंसर इज नो, एब्सोल्यूट नो। तो फिर कितने प्लेयर हैं जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं तुम्हारे पास? सो इट्स अ बिग इफ बट चैलेंज, जो मर्जी बोलना है बोल लो। यूनाइटेड आर नोवेयर नियर अ क्वालिटी साइड, नोवेयर नियर। बैंक एवरेज टीम है यूनाइटेड इस टाइम, एब्सोल्युटली बैंक एवरेज। और ये कब है हाल तुम्हारे? जब 2 सीजन तक 600 मिलियन उड़ाया, जब 2 सीजन तक एक मैनेजर की मर्जी की पसंद की प्लेयर लाए गए, टीम बनाई गई, फिर भी तुम एक वर्ल्ड क्लास टीम के पैरामीटर के आसपास नहीं हो, फिर भी तुम्हारा स्टैंडर्ड आसपास नहीं है। दैट्स द सैड पार्ट, दैट्स द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, एंड दैट्स द हार्श ट्रूथ एंड रियलिटी अबाउट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। Nowhere near the top level, absolutely nowhere near। मजरूई को देख के मुझे लगता है भाई, कल वो राइट से लेफ्ट भी खेल लिया। मजरूई को देखते मुझे लगता है कि नहीं यार, इसके वर्क रेट में वो बात है, इसका वर्क रेट सुटेबल है एक प्रेसिंग टीम के लिए। ये बंदा कुछ करने की हिम्मत, हौसला और स्किल रखता है। बाकी मैं किसी भी यूनाइटेड प्लेयर के लिए अभी नहीं बोल सकता हूं। ब्रूनो फर्नांडिस भाई 10 मैच निकल गए, तब जाके तुम्हारा पेनल्टी से पहला गोल आ रहा है। कहां गए तुम्हारे थ्रो बॉल? कहां गए तुम्हारे क्वालिटी क्रॉस? कहां गए तुम्हारे बॉक्स में इतने सारे टचेस, थ्रेट या गोल, असिस्ट? कहां गए? कहां गए? कहां गए भाई? लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना। सो जवाब तुम्हारे पास खुद है। तो ये मैच भी उसी टाइप का मैच था जहां दोनों टीमें अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों टीमें स्टेप अप करने की कोशिश कर रही हैं। जहां पे लगता है कि चेल्सी ऑल ओवर काफी हद तक चीजों को सॉर्ट आउट कर रही है, लेकिन यूनाइटेड के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।